नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधा आपसे सरोकार है। पहली खबर 2023 के बजट सत्र को लेकर है। दूसरी खबर पंचकुला से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने जनता को एक और सौगात दी है। तीसरी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। चौथी खबर भिवानी से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजी शराब के जखीरे पकड़े हैं। तो इन चारों खबर पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत कल से हो रही है और 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। और ऐसे में कल से सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से और किन किन मुद्दों पर विपक्ष इस बार सरकार को घेरेगी और इसके साथ ही सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। इसके साथ ही इस बार का बजट कैसा होगा ये भी हम जानेंगे और कितना ये आम जनता को लुभाता है ये देखना ही बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी खबर, जहां पर पंचकुला को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है और आपको बता दें कि कई बसों की सौगात सीएम मनोहर लाल ने दी है, जिससे यात्रियों की परेशानी कम होगी। और तीसरी खबर, जहां पर करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। तो सोमवार से प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वहीं 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीतियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष की कल बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायकों की कल बजट सत्र से पहले मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बैठक विधानसभा के कमेटी रूम में होगी और इस दौरान बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट सत्र की शुरुआत कल से हो जाएगी प्रवीण जी, और ऐसे में सरकार कितनी तैयार है? देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप जानते हैं इस बजट सत्र, ये जो है बजट सत्र है, इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करना है। लगातार प्री बजट बैठकें मुख्यमंत्री जी करते रहे, हर स्टेक होल्डर से उनके सुझाव लगातार लेते रहे। पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, उनसे उनके सुझाव मांगे गए। तो ये बजट सत्र हमारे प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 1 साल का पूरा लेखा जोखा माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट सत्र में रखने वाले हैं। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगे आपके पास। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में बजट भी पेश किया जाएगा 23 तारीख को। विपक्ष किन किन मुद्दों को इस बार उठाएगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। नंबर 1 ओपीएस का मुद्दा है। नंबर 2 जो सरपंच सड़कों पर बैठे हैं वो मुद्दा है। बिजली पानी के रेटों का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इनको जो इन्होंने गलत काम स्टेट के अंदर किए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाने का सरकार काम करेगी। जो कृषि के लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया। 700 किसान जो है बॉर्डरों के ऊपर शहादत दे गए, लेकिन उनकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके अधिकार जो है उनसे छीनने जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनने वाली ये सरकार है। उनकी सारी बातें उठाएंगे, किसानों के मुद्दे रखेंगे, सभी चीजें रखेंगे। बिजली पानी के मुद्दे रहेंगे, जो रेट बढ़ रहे हैं, जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो आज व्यवस्था है, क्राइम में नंबर 1 हो रखा है हरियाणा और बेरोजगारी में नंबर 1 हो रखा है, ये मुद्दे आएंगे और भी बहुत सारे मुद्दे आएंगे। ये सेशन के अंदर एक तो टाइम अवधि का फर्क है, क्योंकि 3 दिन का वो रखा जाएगा, उसके बाद बजट रख देंगे, फिर मार्च के अंदर दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये सारी स्थितियां रहेंगी। 3 दिन का बहुत टाइम कम है, इसके अंदर सबको अपनी चर्चा करने का टाइम कम मिलेगा। तो लेकिन फिर भी हम इनको घेरने का काम करेंगे। ठीक है केवल जी, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण जी, केवल जी को सुना आपने। तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरेगी सरकार को, ऐसे में सरकार विपक्ष के उन सवालों के जवाब कितना देगी और सवाल को जवाब देने के लिए सरकार कितनी तैयार है? जो
राजनीतिक दल वैचारिक रूप से दिवालियापन की कगार पे पहुंच चुका हो, जिसको सच और झूठ का अंतर ना समझ आता हो, जो कह रहे हैं कि हम बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, इसके ये मुद्दा उठाएंगे। जब से ये सरकार बनी है बिजली के दाम नहीं बढ़ाए इस सरकार ने, ये सर्वविदित है। उसके बावजूद अगले मुद्दा बता रहे हैं, कहते किसान की जमीनें छीननी है, इस मुद्दे को उठाएंगे। जबकि सभी जानते हैं हुड्डा साहब ने 70,000 एकड़ जमीन किसानों की सीएलयू के नाम पे लूट के बिल्डरों को दी। इसके ऊपर तो बाकायदा श्वेत पत्र भी आ चुका है विधानसभा में। उसके बावजूद इस झूठ का नैरेटिव जो है खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि साहब देखिए किसानों को बहुत परेशान किया। जब सत्ता में थे किसान के जो फसल है वो किसान सड़क पे फेंकने को मजबूर हो जाता था, अपना टमाटर अपना आलू। इस सरकार ने भावांतर भरपाई योजना में किसान की खेती को जोखिम फ्री किया है। ये कहते हैं किसान बहुत परेशान। किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे ये सरकार खरीद रही है, चाहे बाजरे की बात करें, सरसों की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, मूंग की बात करें, जो इन्होंने कभी नहीं खरीदा जब ये सत्ता में थे। ये कहते हैं किसान तो बहुत परेशान है। जो सरकार किसान को एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे 85% सब्सिडी दे रही है, वो कह रहे हैं जी देखिए किसान बहुत परेशान है। मतलब जिस लोगों का हालात ये हो चुकी थी कि किसान की गेहूं और धान भी पूरा नहीं खरीदते थे। मात्र 36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी थी हुड्डा साहब ने आखिरी साल में। इस सरकार ने 74 लाख मीट्रिक टन खरीदी है। वो कह रहे हैं साहब किसान बहुत परेशान है। जो सरकार किसान को मुआवजे के नाम पे लगभग 10,000 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन में प्रधानमंत्री फसल बीमा में दे चुकी है, जबकि इन्होंने 600 करोड़ तक नहीं दिया था। वो कहते हैं जी साहब किसान तो बहुत परेशान है। कपास की फसल सफेद मक्खी से कांग्रेस सरकार के दौरान खराब हो गई थी, लगभग 129 करोड़ रुपए का मुआवजा था, हुड्डा साहब देके नहीं गए थे, जो इस सरकार ने दिया। ये कहते हैं साहब किसान तो बहुत परेशान है। तो जब कोई राजनीतिक दल झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा, जनता उसकी क्यों सुनेगी? जनता जानती है कि कांग्रेस के पास ना कहने को है ना सुनने को है, लेकिन हाँ झूठ का विधवा विलाप अवश्य कांग्रेस करने का प्रयास करती है। और जनता इस सच को जानती है, इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। प्रवीण जी लौटेंगे आपके पास। केवल जी, प्रवीण जी को सुना आपने, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए ये झूठे प्रवक्ता है। जब हरियाणा में बिजली के रेट 2014 था उस समय तो था 5 रुपए यूनिट, आज है 10 रुपए यूनिट। रेट नहीं बढ़े कहते, ये कहते हैं रेट नहीं बढ़े। 5 रुपए से 10 रुपए यूनिट हो गया, रेट नहीं बढ़े। बिजली मंत्री ने सारे रेट बढ़ाने के बाद उनको जिन प्राइवेट बिजली कंपनियों से बिजली खरीद कर रहे हैं उनके रेट भी बढ़ाने का काम किया, जो जिनके समझौते हुए थे पहले, जो कि उन समझौतों पे खड़े रहना चाहिए था। उन समझौतों को तोड़कर जिन्होंने बिजली हरियाणा को सप्लाई करनी है प्राइवेट कंपनियों ने, उनके रेट बढ़ाने का काम किया। और ये कहते हैं बिजली के रेट नहीं बढ़े। कितना बड़ा झूठ है ये, जो हरियाणा के लोगों को ये प्रवक्ता आकर बताते हैं। इससे बड़ा झूठा काम नहीं हो सकता हरियाणा के अंदर। जिस तरह से प्रवक्ता महोदय, आप आंकड़े चेक कीजिएगा, आप तो चैनल के प्रतिष्ठित चैनल है आपका, आप चेक करिएगा कि 2014 और 2000 इस समय 24-23 के अंदर कितने बिजली के रेट बढ़े हैं, आपको समझ आ जाएगा ये सारी चीज। और इन लोगों ने जो प्रदेश को जो इस समय बहुत बुरी हालात में किया है, वो इस समय जो है प्रदेश बहुत त्रस्त है और इन लोगों को सड़कों के ऊपर है और हर चीज का जो जितने कर्मचारी सड़कों के ऊपर है वो इनको जवाब देने का काम करेंगे। ये तो टाइम आ रहा है, बस जितना जल्दी टाइम जी की सूची तय रहेगी। और ये चीज अपने जो अभी 411 जो जिला परिषद की सीटें भी आएगी, उसमें कुल 20 सीटें आएंगी 411 में। तो ये भी उसमें से भी ये पता लग गया था कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। ठीक है केवल जी, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण जी, क्योंकि बजट पेश हो रहा है और ऐसे में आम जनता की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। इस बार का बजट कितना संतुलित होगा और खासतौर पर कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बार का बजट रहेगा? सवाल का जवाब तो दूंगा, उससे पहले मैं जरा कांग्रेस के मित्र को दुरुस्त कर देता हूँ। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि 2014 से पहले बिजली का यूनिट 5 रुपए का था जी। 200 से लेके 500 यूनिट तक की स्लैब जो है, इनसे पूछिए वो कितने की थी और 500 के बाद इनके टाइम में क्या रेट था, एक बार पूछ लीजिए अगर इनको जानकारी हो। झूठ तो ये बोल रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर से लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किसने किए थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 4 रुपए 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेंगे प्राइवेट प्लेयर से, ये एग्रीमेंट किसने किया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगर प्राइवेट प्लेयर से बिजली नहीं भी लेंगे तब भी 2,500 करोड़ रुपया सालाना प्राइवेट प्लेयर्स को जाएगा। ये एग्रीमेंट में क्लॉज किसने डाला था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।
यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट के अंदर सब स्टैंडर्ड मशीनरी का उपयोग पहले के क्लॉज को बदल के किसने किया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो जो लोग प्रदेश के संसाधनों को लूटते रहे, जिन्होंने प्रदेश के संसाधनों की लूट में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो हमें झूठा बता रहे हैं। और कमाल चीज देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान की मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे सरकार चलाई 10 साल। जी ठीक है प्रवीण आत्रे जी, समय की कमी है, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल जी हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर खबर पंचकुला से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन किया। बता दें कि क्षेत्रीय कार्यालय से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों की गतिविधियां भी इस भवन से संचालित होंगी। हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों में सामान्य मरीजों को भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। सामान्य अस्पतालों में ईएसआई के लाभार्थी भी अपना इलाज करा सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द ही पत्रकारों को भी चिरायु हरियाणा योजना का लाभ मिलेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में हमको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीज बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में न रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं। और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से मना रहे हैं। और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख परिवार, 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। तो इस नाते से मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। टारगेटेड टाइम में ही हरियाणा सरकार के सहयोग से आज मानेसर में, बावल में हॉस्पिटल्स के निर्माण कार्य को बहुत गति मिली है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज जो नई 3 हमारी डिस्पेंसरी शुरू हुई है, उस डिस्पेंसरी से जो सोनीपत क्षेत्र में हमारे 2,80,000 आईपीज हैं और उनके जो 10 लाख परिवार के उनके जो निर्भर लोग हैं, उन 2,80,000 आईपीज को सोनीपत में जो डिस्पेंसरी प्रारंभ हुई है उससे लाभ मिलने वाला है। तो मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। ईएसआई का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा आज किया गया है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। और ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल ने किया है, जिसमें आपको बता दें कि मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। कई इलाज जो दूर दराज में संभव हो पाते थे, इसको अब ईएसआई सेंटर में इसका लाभ आसपास के मरीज उठा सकते हैं। और पंचकुला में ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया है, जिससे आम मरीजों को लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक राहत की खबर उन सभी लोगों के लिए जिन्हें इलाज के लिए दूर का रास्ता तय करना पड़ता था, अब उनका इलाज ईएसआई में संभव है। तो ईएसआई निदेशालय के उद्घाटन से मनोहर लाल द्वारा पंचकुला में किया गया। मरीजों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल द्वारा क्षेत्रवासियों को और खास करके उन मरीजों को जिन्हें अपना इलाज कराने के लिए दूर का सफर तय करना पड़ता था, अब ईएसआई में उनका इलाज हो सकता है।
सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल ने किया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी है, साथ ही उन मरीजों के लिए एक राहत की खबर जो इलाज के लिए दूर का सफर तय करते थे। निश्चित रूप से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इसमें जो लाभार्थी है उनकी भी संख्या बढ़ रही थी और ये एक दूर तक के लोगों को आने के लिए अब इस प्रकार के काम होने के बाद में लोगों की दूरी भी घटेगी और निश्चित रूप से सुविधाएं के लिए जो लोग काफी लोग आलस्य करते थे उनके लिए भी सहज सुगम ये व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा जो है कि हम हर व्यक्ति को अपने परिवार की तरह देखते हैं, वो एक संकल्प उनका यहाँ दोहराया जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल सत्यव्रत जी, कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है जरूर पंचकुला के वासियों को तो मिलेगा ही। सत्यव्रत जी, ईएसआई को उद्घाटन किया गया और ऐसे में इसका लाभ क्या आसपास के गांव और ग्रामीण क्षेत्र को भी मिलेगा? देखिए, पहली प्राथमिकता तो उन लोगों की है जो इस कैटेगरी में आते हैं जी। उसके बाद में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं और व्यवस्थाएं जोड़ते रहेंगे तो स्थानीय लोगों का भी उनका लाभ मिले, ये प्राथमिकता रहती ही है। लेकिन मुख्य तौर पर पहले इस विषय को ध्यान में रखा गया कि इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो उन सुविधाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से उनको लें, तो बाद में सब लोग उसका लेते रहेंगे। ये प्रयास सरकार का रहता है। जी सत्यव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बहादुरगढ़ से, जहां पुलिस ने हाई टेंशन तारों की चपेट में आए एक मजदूर के शव को अस्पताल ले जाने के लिए हाथ तक नहीं लगाया और ना ही एम्बुलेंस बुलाई। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन स्वयं शव को ऑटो रिक्शा में डालकर अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने पत्रकार के कैमरे पर भी हाथ मारा और उसे घटना की कवरेज करने से रोका। बता दें कि स्थानीय लोग मृतक के शव को ऑटो में ले जाने पर आपत्ति जता रहे थे और इस खबर की कवरेज करने पहुंचे। कैमरा पर्सन को कवर करने के लिए रोका और कैसे को तोड़ने का भी काम किया, साथ ही अपशब्द भी बोले। बता दें, मजदूर लाइन पार्क क्षेत्र के एक घर पर काम करने के लिए गया था। जब वह छत पर काम कर रहा था तो हाई टेंशन तारों के पास से गुजरने लगा, तभी तारों की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि पुलिस उस शव को हाथ तक नहीं लगाई और इसके साथ ही ना ही इसे अस्पताल पहुंचाया। मृतक के परिजनों ने ऑटो में शव रखकर वहां शव को ले जाया गया। वहीं इस दौरान जब इस पूरी वारदात को कैमरे में कैद करने की कोशिश पत्रकार ने की तो उसके कैमरे को भी रोक दिया गया और पुलिस ने उसे कवर करने से भी रोका। तो ऑटो से अस्पताल लेकर गए शव, करंट लगने से मजदूर की मौत हुई थी। छत पे कुछ काम के लिए चढ़ा था और तार अचानक खींच लिया। इस पर तार बहुत दिनों से काम करता था, कबाड़ी का काम करता था। कितनी उम्र है? 22 साल। कहाँ का रहने वाला था? संत कबीर नगर। एम्बुलेंस के बारे में ये हमने बार बार एम्बुलेंस को कॉल की तो उनका एक ही जवाब था, सभी समाज सेवी वो बोले कि एम्बुलेंस है ही नहीं। कहाँ है? जगह जगह जो एम्बुलेंस लगाई फिर रहे, कोई वार्डों में, कोई कहीं क्या कदर मचा रखा है। एम्बुलेंस, एक डेथ हो जाती है मजदूर की और उसको एम्बुलेंस वो या नहीं होती इतने बड़े शहर में। कमाल की बात है, ये कैसी सरकार है? तो करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई और जिसके बाद आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आया, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में शव को हाथ तक नहीं लगाया। उसके साथ ही ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई उसे अस्पताल ले जाने को लेकर। मृतक के परिजनों ने एक ऑटो बुक किया और शव को ऑटो में ले जाया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले को वहां मौजूद पत्रकार ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी इस पूरे मामले को कैद करने से पुलिस ने रोका है।
और बता दें कि करंट की चपेट में आने से इस मजदूर की मौत हुई थी, जिसके बाद ऑटो से अस्पताल लेकर गए शव परिजन और करंट लगने से मजदूर की मौत हुई थी। तो बहादुरगढ़ पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आया है, जहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई और उस मजदूर को पुलिस ने एम्बुलेंस कर अस्पताल भेजने की जहमत तक नहीं उठाई है। मजबूर परिजनों ने ऑटो बुक किया और ऑटो में शव रखकर ले जाने को मजबूर हुए। वहीं जब इस पूरे मामले को कैमरा पर्सन ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भड़क गए और कैमरे को रोकने की, रिकॉर्ड करने की भी रोकने की कोशिश की। तो भिवानी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नामी गिरामी कंपनियों की अंग्रेजी शराब के अवैध जखीरे को पकड़ने में सफलता हासिल की। भिवानी के सीआईए स्टाफ 2 को सूचना मिली थी कि लोहारू भिवानी रोड पर उत्सव होटल के पास अवैध शराब का कंटेनर खड़ा हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के अवैध शराब भरी हुई है। ये शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी, जिसकी भिवानी सीआईए टीम ने छापेमारी कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की और कैंटर के ड्राइवर को मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ में कैंटर चालक ने सारा राज उगल दिया कि वो पंजाब के राजपुरा से शराब लाकर गुजरात राज्य के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करता था। भिवानी के सीआईए इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने बताया कि 135 पेटी शराब बरामद की गई है। तो 135 पेटी शराब का जखीरा बरामद किया गया और भिवानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर कंटेनर को रोका गया और कंटेनर में अवैध शराब मिला है और एक बड़ी कामयाबी पूरी टीम को। शराब के साथ आरोपी ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इस कंटेनर को चला रहा था। तो सीआईए 2 को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, 135 पेटी शराब बरामद की है। तो भिवानी का ये पूरा मामला, जहां पर 135 पेटी शराब बरामद की है, कंटेनर से ये शराब पुलिस ने बरामद की और एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ लगी है। जिला भिवानी में पुलिस अधीक्षक ने अवैध तस्करी को रोकने के लिए निर्देश दिए हुए हैं, जिसके तहत कल दिनांक को नाइट डोमिनेशन के दौरान हमारी सीआईए स्टाफ की एक टीम एएसआई राजेश अपनी टीम के साथ लोहारू देवसर रोड पर मौजूद था। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि किसी एक के कैंटर में अवैध शराब की सप्लाई जा रही है। इस सूचना के तहत हमारी टीम ने अवैध शराब के कंटेनर को मौके से पकड़ा और जिसके अंदर से 135 पेटी अवैध शराब की हमें बरामद हुई। कुछ को नहीं करना, इसका सूत्रा में लेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला था? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी के रास्ते जो है गुजरात में शराब जो है बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है, पुलिस ने इस प्रकार से बताया है कि ये जो शराब है ये पंजाब से लाई जा रही थी और भिवानी के रास्ते जो है गुजरात में बेची जा रही थी और पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और 135 जो पेटी शराब है उसके अंदर मिली है कंटेनर के अंदर से लगभग 4 लाख रुपए की जो शराब है वो पुलिस ने पकड़ी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है और कंटेनर को अपने कब्जे में ले दिया और जो ड्राइवर था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस अगली जो कार्रवाई है वो कर रही है। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।